पार्टनरशिप अकाउंट्स जो अपना बुक फर्स्ट चल रहा है, एनसीईआरटी या फिर डीके या फिर टीएस, जिससे भी पढ़ रहे हो, उसका जो लास्ट चैप्टर है अपना कौन सा है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दो चीजें हैं अपने पास है ना, एक तो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोनों अलग अलग है। सिंपल सा डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है कि अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं पार्टनर से रिलेटेड, वो क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और वहीं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या? सब कुछ बंद, शटर डाउन, सारा काम बंद कर दो, सारी एसेट्स को बेच खाओ और सारी लायबिलिटीज का पेमेंट कर दो। इतना सा काम किसमें है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। चैप्टर फाइनल के बेसिस पे देखें तो 6 to 7 मार्क्स कवर अप करेगा आपने, और ज्यादातर जो पूछा जाएगा वो क्या? जनरल। सबसे ज्यादा चांस क्या है इस चैप्टर से आने का? जनरल एंट्रीज। तो उसी चीज पे फोकस करेंगे। प्रैक्टिकल्स में सबसे पहला आता है पेमेंट, और पेमेंट में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? ऑर्डर ऑफ पेमेंट। कि अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं तो पेमेंट का सीक्वेंस क्या रहने वाला है? असेट्स को तो रियलाइज करना ही है। असेट्स को रियलाइज करने के बाद जब बारी आएगी पेमेंट करने की, तो वो पेमेंट करने का ऑर्डर क्या रहेगा वो। अब पेमेंट ऑर्डर में जैसे मान लो कि अगर तुमने अपना बिजनेस ओपन किया हुआ है तो सबसे पहले पैसा किसको रिफंड करोगे भाई? किसको करोगे? क्रेडिटर्स। या एक तरीके से यूं मान लो कि जो भी आउटसाइडर्स लायबिलिटी होंगी जिनका हमारे बिजनेस से कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है, उनका पेमेंट सबसे पहले करना है। जिसमें कौन आएंगे? क्रेडिटर्स एंड लोन प्रोवाइडर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट ड्यूज, ये सारे सबसे पहले पेमेंट करने हैं। इसके बाद पार्टनर्स के लोन, तीसरा कैपिटल्स, और चौथा अगर इसके बाद भी कुछ पैसा बच रहा है तो वो पैसा फिर पार्टनर्स में बटेगा। क्लियर है? तो अपना पेमेंट ऑफ ऑर्डर क्या रहेगा? फर्म्स असेट्स आर रियलाइज्ड एंड द अमाउंट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। क्या क्या ऑर्डर फॉलो करना है? सबसे पहले पेइंग आउटसाइड लायबिलिटीज। सबसे पहला काम यही है कि जो बाहर वाले हैं सबसे पहले उनको पैसा दो, रवाना। क्लियर? दूसरा, इन पेइंग एडवांस एंड लोन्स बाय पार्टनर्स। अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया हुआ है फर्म को तो वो लोन का रिपेमेंट करो। इसके बाद इन पेइंग कैपिटल्स टू द पार्टनर्स, पार्टनर्स की कोई भी कैपिटल का बैलेंस रहता है तो वो उस ऑर्डर में। एंड लास्ट, सरप्लस इफ एनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद भी कुछ चीजें बाकी अगर रहती है तो वो किस रेशियो में चली जाएगी? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं, उसमें पहला क्या है अपने पास? द फर्म ऑफ एक्स वाई एंड जेड वर डिसॉल्व ऑन 1 अप्रैल 25। अब वाई क्या डिमांड कर रहा है? वाई डिमांड दैट हिज लोन ऑफ ₹25 बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल। कि कैपिटल्स का पेमेंट करने से पहले वाई का लोन जो है 25,000 उसका पेमेंट करना चाहिए, वाई डिमांड कर रहा है। बट एक्स एंड जेड आर द व्यू दैट कैपिटल्स बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ लोन ऑफ वाई। बाकी दो पार्टनर कह रहे हैं देख तेरे लोन का हिसाब बाद में करते रहेंगे, पहले कैपिटल का पेमेंट हो जाना चाहिए। कौन सही है साहब? हु इज करेक्ट एंड वाई? कौन सही है? वाई सही है ना? क्यों? क्योंकि हमारा पेमेंट ऑर्डर क्या कहता है? पहले आउटसाइडर लायबिलिटी, फिर लोन्स और फिर पार्टनर्स की कैपिटल। तो कौन करेक्ट हुआ यहाँ पे? वाई। और बेसिस क्या देना, रीजन क्या देना उसके लिए? साहब एज पर सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, जो कि क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ठीक है? एज पर सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, द पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन विल बी पेड इन प्रायोरिटी बेसिस बिफोर द पेमेंट ऑफ कैपिटल। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, इसी से एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, all the partners decide to dissolve the firm on 1st April 25. Yogesh, a partner, demands that his loan of ₹80,000 be paid before payment of loan by Mrs. Abhay 20,000. But
अभय, अनदर पार्टनर डिमांड्स दैट लोन ऑफ मिसेज अभय शुड बी पेड बिफोर रिपेमेंट ऑफ लोन ऑफ योगेश। दोनों में से कौन सही है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना था पार्टनर कौन कौन है। अभी दो ही नाम दिए हुए अपने को, एक तो कौन दिया हुआ है? योगेश और एक अभय। अब लोन किस किस का है? एक तो योगेश का खुद का लोन है, भाई योगेश ने लोन दिया हुआ है कितना? 80,000। और दूसरा लोन किसका है? मिसेज अभय का है। इलस्ट्रेशन 3, A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. Mrs. A has given a loan of 20,000 to the firm and the firm has also taken a loan of 10,000 from B. The firm was dissolved and its assets was realized for 25,000. State the order of payment to Mrs. A's loan and B's loan with reason if there was no other creditors of the firm. तो क्या पेमेंट का ऑर्डर रहेगा वो बताना है और कितना कितना पेमेंट होगा वो बताना है। तो लोन किन किन लोगों का? एक तो मिसेज ए का लोन है, ये पार्टनर है क्या फर्म की? नहीं ना, ए की वाइफ, यानी कि आउटसाइडर्स लायबिलिटी। और बाद में किसका लोन है? टेकन ए लोन ऑफ 10,000 फ्रॉम, फिर बी से लोन लिया हुआ है कितना? 10,000। अब बी कौन है? पार्टनर। तो पहले किसका पेमेंट होगा? मिसेज ए के लोन का पेमेंट करेंगे कितना? 20,000। 25 में से 20,000 इसको पेमेंट करेंगे, कितना बैलेंस बचा? 5,000। और वो 5,000 अब किसको पेमेंट करेंगे? पहले बी को। बोले तेरा लोन 10,000 है लेकिन अभी पैसा कितना बच रहा है? 5,000। अभी इतना रख, बाद में कुछ आएगा तो उसमें से दे देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? आसान सही तो है। वो तो बात हुई किसको लेकर? ऑर्डर ऑफ पेमेंट को लेकर। नेक्स्ट टाइप के जो अपने पास क्वेश्चन है, क्या ट्रांसफर करने से रिलेटेड है। अब इससे पहले एक चीज कर लेते हैं अपन तो ज्यादा सही रहेगा। अब सिंपल सा क्या कि कोई पार्टनर फर्म में आ रहा था या कोई पार्टनर फर्म में जा रहा था, तो हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन अगर फर्म डिसॉल्व हो जाएगी तो कौन सा अकाउंट प्रिपेयर होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने पहले भी बताया था कि ट्रांसफर कैसे होगा बैलेंस शीट का? क्रॉस ट्रांसफर चलेगा ना। लायबिलिटीज अपने कहां ट्रांसफर हो जाएगी? राइट हैंड साइड। और एसेट ट्रांसफर हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ सारी क्या आ जाएंगी? तो वही उसमें मैंने सबसे पहले बताया था क्या कि सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देना है, फिर सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे। तो एसेट्स, इतना करने के बाद क्या करना था? लायबिलिटीज का पेमेंट और एसेट्स से रियलाइज करनी थी वैल्यू। तो एसेट को सेल करेंगे तो पेमेंट आएगा, तो बाय कैश। और जब लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो टू कैश या टू बैंक, जैसा भी अपना चल रहेगा। ठीक है? और इतना करने के बाद में जनरली इतनी ही चीजें होंगी, दो चार और एड ऑन होती चलेंगी, वो एक अलग बात है। इतना करने के बाद में जो भी इस अकाउंट का बैलेंस आना है वो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलो अब ये तो ठीक है। फिर अपन ने बात की थी कि कुछ चीजें जो कि यहाँ ट्रांसफर नहीं होनी और वो अलग अलग जगह जाने वाली है। तो ऐसी कुछ चीजों से लेकर कुछ नोट्स मैंने लिखवा रखे थे। तो उसमें नोट नंबर 1 देखो क्या लिखवा रखा है, पेज नंबर 20 ऑफ नोट्स। नोट नंबर 1, कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। एक तो कैपिटल के बैलेंसेस और एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, यानी कि जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अगर कुछ दे रखा है तो वो भी कहाँ ट्रांसफर होना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब दो चीजों को लेकर समस्या है यहाँ पे, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दो नाम से पहचान लेते हैं। इन दोनों के लिए थोड़ी कंट्रोवर्सी है चैप्टर में, क्या है देखेंगे। नोट नंबर 2, प्रिपेयर ए सेपरेट अकाउंट फॉर पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर का लोन गिवन है तो उसके लिए क्या करना? सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना। पार्टनर्स का लोन हालांकि है लायबिलिटी, लेकिन उसको रियलाइजेशन में नहीं लेकर आना, उसको अलग से उसी के अकाउंट से सेट ऑफ करना है। ठीक। नोट नंबर 3, कैश एंड बैंक बैलेंसेस विल बी ट्रांसफर टू कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश और बैंक का बैलेंस भी कहां ट्रांसफर करना है? कैश या फिर बैंक अकाउंट में। ओवरड्राफ्ट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन ओवरड्राफ्ट को कहां ट्रांसफर करना? पहले भी बताया था यही मैंने कि भैया ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक का नेगेटिव बैलेंस ना। तो जब 11th में सिखा रहे थे तो इसी ओवरड्राफ्ट को कहां दिखा रहे थे?
बैंक अकाउंट में कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में ना, बाय बैलेंस बीडी के नाम से। नेक्स्ट नोट नंबर 4, लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड विदाउट बीइंग आस्क्ड। लाइबिलिटीज जिनका पेमेंट बिना कहे भी करना है। भाई जनरली तो सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट करना ही है। अगर क्वेश्चन में उनकी इंफॉर्मेशन गिवन है, सब इतना पेमेंट कर दिया तब तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी उनका पेमेंट कर देना है। और कितना पेमेंट करना है, जितना उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस शो करता है वो। क्लियर। इसके बाद नोट नंबर 5, लाइबिलिटीज टू बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट बट नॉट टू बी, लाइबिलिटीज जिनका ट्रांसफर तो करना है लेकिन उनका पेमेंट नहीं करना। इसमें पहला आता है प्रोविजन फॉर डेटर्स पीवीडी, दूसरा आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तीसरा जेएलपी फंड अभी हट गया तुम्हारे कोर्स से, और चौथा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अब ये कुछ नोट्स थे इंपॉर्टेंट जो ये बता रहे थे क्या करना है। अच्छा दूसरा, अब असेट्स के बारे में ना ऐसा कोई नोट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक चीज जो तुमको ध्यान रखनी है वो क्या, कि अपनी असेट कितने टाइप की ना, दो। कौन कौन सी, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल में कौन कौन आ गया, जिसमें अपना क्या क्या आने वाला है, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, मतलब ये सारी एसेट्स अपनी कौन सी होंगी, टेंजिबल। दूसरा इंटेंजिबल एसेट, जिसमें क्या आएगी, जनरली हमारे पास यही होगा, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। ठीक, अब दोनों के साथ है ना अलग अलग ट्रीटमेंट है। अगर मान लो अपने को असेट्स की वैल्यूज गिवन है और ये भी बता दिया कि बिल्डिंग इतने में बेच दी, फर्नीचर इतने में बेच दिया, मान लो मशीन के लिए नहीं बोला कुछ भी, लेकिन मशीन की वैल्यू शो हो रही है कितनी, 10,000, क्या करना, रियलाइज करना है। क्या करना, रियलाइज करना कितने में, जितनी बुक वैल्यू है उतने में ही। क्लियर। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, जब तक नहीं बोले कुछ तब तक इसको रियलाइज करना ही नहीं है। क्लियर ना, कोई दिक्कत रहेगी क्या इसमें। सर अभी तक गुडविल का ट्रीटमेंट अपन क्या कर रहे थे, गुडविल को बांट देते थे पुराने पार्टनर्स में उल रेशो में। यहां ऐसा नहीं करना, क्योंकि गुडविल को यहां पे अब क्या मान रहे हैं, एक एक्चुअल एसेट जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डिसोल्यूशन के टाइम पे उसको सेल कर सकते हैं। भाई अगर मान लो फर्म बंद होने जा रही है, पुराने पार्टनर बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो मे भी कुछ पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है ना कि हमने क्या किया है कि ये पूरी फर्म ही किसी और को बेच दी, और जब फर्म बेच देंगे इन द सेंस कि हम गुडविल भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको ट्रांसफर करना है कहां पे, इस बार रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लियर क्या इतना। चलो अब मैं जो ट्रीटमेंट्स तुमको कह रहा था जो अपने को सीखने, उसमें सबसे पहले अपन आते हैं किस पे, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सीधे सा कॉन्सेप्ट क्या याद रखो कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड कोई भी क्लेम नहीं है तो सीधा पार्टनर्स में बांट दो इसको। क्या करना, अगर वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड कोई भी क्लेम नहीं है तो सीधा पार्टनर्स कैपिटल में बांट दो इनके पीएसआर में। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट में क्लेम है तो फिर इसको पहले कहां लेकर जाओ, रियलाइजेशन में, और बाद में क्या करो, इसको बांटना नहीं है, वो सीधे बस वो लाइबिलिटी क्लेम करोगे, रियलाइजेशन से उसका पेमेंट कर दोगे और वो ऑटो सेट ऑफ हो जाएगा। क्लियर, बचेगा कुछ, उसको अपन को यहाँ कंसिडर करना ही नहीं है। अभी तक के चैप्टर्स में अपन क्या कर रहे थे, जितना क्लेम होता था उतना क्लेम क्रिएट करते थे और जो बच जाता था वो पार्टनर्स में बांट देते थे। यहां नहीं करना, यहां सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर क्लेम नहीं है तो कहां, पार्टनर्स कैपिटल में बांट देना है, और अगर क्लेम है तो कहां ट्रांसफर कर दो, रियलाइजेशन में, बाकी लाइबिलिटीज के जैसे। क्लियर क्या। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, शिव एंड मोहन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 गिव जनरल एंट्रीज अंडर फॉलोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म के डिसोल्यूशन पे क्या एंट्रीज होने वाली है, पहला क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट वाज 75,000 और कोई इंफॉर्मेशन नहीं, यानी कि इसके अगेंस्ट में कोई भी क्लेम नहीं है। और अगर कोई भी क्लेम नहीं है तो ये पूरा पूरा किसमें बांट देना, पार्टनर्स में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, लाइबिलिटी,
लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट, खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। तो एंट्री प्रिपेयर होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट और टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितना है 75,000 को डिवाइड करोगे 3:2 में, 45,000 एंड 30,000। क्लियर है, कोई दिक्कत? इसके बाद सेकंड इसी का, सेकंड वाले में गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज 60,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 60 एंड लाइबिलिटी फॉर इट वाज 35,000। और इसके लिए जो लाइबिलिटी है वो कितने की है 35,000 की। दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, ठीक है। पहला ट्रीटमेंट तो मैंने क्या बताया कि अगर लाइबिलिटी की बने तो सीधा सीधा कहां ट्रांसफर कर दो, रियलाइजेशन में, और वो अपने आप ऑटो सेट ऑफ हो जाएगा। दूसरा ट्रीटमेंट, अगर मान लो एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं तो दूसरे ट्रीटमेंट को फॉलो अप करते चलना, ठीक है। दूसरे ट्रीटमेंट में वही ट्रीटमेंट है जो अपन पहले करते हुए आ रहे थे, जितने की लाइबिलिटी है उतना तो ट्रांसफर करो कहां पे, रियलाइजेशन में, और जो बाकी बैलेंस बच गया वो कहां ट्रांसफर करो, पार्टनर्स के कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो एंट्री क्या प्रिपेयर होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटी कहां ट्रांसफर करो, रियलाइजेशन में। वर्कमैन कंपनसेशन कितना है टोटल 60,000, रियलाइजेशन में कितना ट्रांसफर किया, जितने की लाइबिलिटी है 35,000, और बाकी कहां डिवाइड हो जाएगा, पार्टनर्स में। तो टू शिव्स कैपिटल अकाउंट और टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितना बचेगा बैलेंस 25 को 3 में डिवाइड करोगे 15,000 एंड 10,000। और जो ये लाइबिलिटी रहेगी अपनी, इसका पेमेंट कर देंगे साथ के साथ में। तो पेमेंट करने के लिए एंट्री क्या बनेगी, पैसा गया तो क्या करना, क्रेडिट, ये लो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर टू बैंक अकाउंट, जैसा तुमको ठीक लगे। कितना 35,000। केस नंबर थर्ड केस में क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज 60,000, WCR तो कितना है 60 एंड लाइबिलिटी वाज गिवन, क्या हुआ, जितना रिजर्व है उससे ज्यादा की लाइबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है, जितना रिजर्व है पूरा ट्रांसफर का करो रियलाइजेशन में। तो एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना हो जाएगा 60,000, और जो लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे वो पेमेंट किससे होगा, पूरा भी 75 से, उसका पेमेंट कर दो। तो पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर टू बैंक अकाउंट। कितना 75,000। क्लियर। इसके बाद केस नंबर फोर्थ, जहां पे जो अपना रिजर्व है और लाइबिलिटी है दोनों क्या है, इक्वल है। सिंपल सी यही दोनों एंट्री हो जाएगी और दोनों में अमाउंट क्या रहेगा 60,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000, और इतने का ही पेमेंट करना है तो उसके लिए एंट्री बनेगी क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 60,000। क्लियर, कोई दिक्कत? इसके बाद लास्ट केस नंबर फिफ्थ में क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज निल एंड लायबिलिटी वाज। अब रिजर्व में पैसा है ही नहीं तो ट्रांसफर करोगे क्या, कुछ नहीं, तो फर्स्ट वाली एंट्री तो प्रिपेयर होगी क्या, नहीं होगी, सीधे पेमेंट वाली एंट्री होगी ना। और पेमेंट की एंट्री क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो लाइबिलिटी है बस उसका पेमेंट कर दो सीधे सीधे। क्लियर है? तो